हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आकलन और मूल्यांकन। आकलन यानी कि असेसमेंट, मूल्यांकन यानी कि इवोल्यूशन। ठीक है, देखिए आकलन क्या होता है। आकलन किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया को हम आकलन कहते हैं। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान किया जाता है और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसके अंतर्गत दो टाइप्स आते हैं। आकलन के अंतर्गत दो टाइप आते हैं, एक होता है रचनात्मक, एक होता है योगात्मक। रचनात्मक में क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के दौरान ही हम उसका आकलन कर रहे हैं, तो कैसा आकलन होगा? रचनात्मक आकलन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम क्लास में पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के दौरान ही कोई मुझसे क्वेश्चन कर रहा है कोई बालक, तो वो मैं उसका उसी समय समाधान कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा? वो रचनात्मक आकलन हो जाएगा। ठीक है, पढ़ाने के दौरान ही किया जाता है। यह सबसे बेस्ट तरीका होता है आकलन का। इसके बाद दूसरा है योगात्मक यानी कि समेटिव। इसमें कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के अंत में हम उसका आकलन कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? योगात्मक आकलन हो जाएगा। ठीक है, योगात्मक में जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, फिर एग्ज़ाम लेंगे, ईयरली एग्ज़ाम, फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम या फिर मंथ में टेस्ट लेंगे, तो वो कैसा रहेगा? योगात्मक आकलन के अंतर्गत आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें देखिए एक होता है सीखने का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या होता है कि यह योगात्मक के अंतर्गत आता है, यानी कि हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के अंत में हम एग्ज़ाम लेंगे उसका। ठीक है, हाफ में मतलब 6 महीने में एग्ज़ाम या फिर 1 साल के बाद एग्ज़ाम जो होता है। तो सीखने का आकलन किस में आएगा? योगात्मक आकलन में आएगा। और सीखने के लिए आकलन जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसमें क्या होता है कि हम टीचिंग लर्निंग जब करा रहे हैं, जब पढ़ा रहे हैं, उसी के दौरान हम क्या करते हैं? रचनात्मक आकलन करते हैं। ठीक है, उसी में हम क्वेश्चन पूछते हैं, उसी में हम बच्चों को समझा भी देते हैं, तो किसके अंतर्गत आएगा? रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगला इसमें सीखने के रूप में आकलन। देखिए इसमें क्या, असेसमेंट एज लर्निंग। एज लर्निंग में क्या होता है कि यह स्वतः आकलन किया जाता है, यानी कि कोई भी लड़का है वो पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद कुछ याद किया, फिर उसको फिर अपनी आंखें बंद करके फिर वो उस चीज़ को याद करने की कोशिश करेगा, उसको बताने की कोशिश करेगा, तो मतलब वो खुद से अपना आकलन कर रहा है, सेल्फ असेसमेंट कर रहा है। ठीक है, तो सीखने के रूप में आकलन हो जाएगा, यानी कि स्वतः आकलन वो कर रहा है। ठीक है ना। देखिए फिर अगला इसमें है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है? मान लीजिए हम आपको कुछ पढ़ा दिए हैं, ठीक है, कुछ पढ़ा दिए हैं और उसमें हम आपका गुण और दोष का पता लगाएंगे। मतलब हम आपको कोई टॉपिक पढ़ा दिए हैं, तो उसमें फिर आपने क्या सही किया, क्या गलत किया, वही दोष और गुण का हम पता लगाएंगे, तो क्या होगा? मूल्यांकन होगा। यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। कैसे मात्रात्मक होता है? जैसे मान लीजिए हम आपका मूल्यांकन कर रहे हैं, मूल्यांकन का मतलब हम आपका जांच रहे हैं। ठीक है, तो मात्रात्मक में क्या हुआ कि हम आपको जांच कर एक नंबर देंगे कि नहीं आपने इसमें इतना नंबर पाया है, 100 में 60 नंबर पा गए हैं, आपका मूल्यांकन किया गया है। ठीक है, तो मात्रात्मक मूल्यांकन हो गया, इसमें हम आपको नंबर देंगे। और गुणात्मक आकलन में क्या है कि हम आपको नंबर न देकर इसमें क्या कर देंगे कि जैसे शाबाश बोल देंगे, वेरी गुड, जो भी मतलब इमोशनल से जुड़ा रहता है कि मतलब उसको शाबाशी देंगे। ठीक है ना, तो वो गुणात्मक आकलन के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन, यानी कि कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। सतत और व्यापक मूल्यांकन, इसमें क्या होता है कि शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू शामिल होते हैं। यानी कि शैक्षिक मतलब आपके जो स्कूल से संबंधित होता है, जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित होता है वो, और जो गैर शैक्षिक यानी कि जो बाहरी जीवन के साथ भी उसको दोनों को शामिल किया जाता है, तब जाके कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन होता है। ठीक है ना, और यह क्या होता है? संपूर्ण अवधि के लिए होता है, माने पूरे जीवन काल के लिए होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन ये जीवन भर चलता रहता है। ठीक है ना, और देखिए इसमें मूल्यांकन की विशेषता क्या होनी चाहिए? अगर हम किसी का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसमें कैसे कैसे मूल्यांकन करेंगे, और वो मूल्यांकन की विशेषता में क्या रहेगा कि वो मतलब वैलिड माना जाएगा। तो देखिए इसमें वैधता होनी चाहिए। कोई भी अगर हम किसी का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसमें वैधता होनी ज़रूरी होती है, और विश्वसनीयता भी होनी ज़रूरी होती है। विश्वसनीयता कैसे कि मतलब मान लीजिए कोई लड़का है अगर अच्छा नंबर ला रहा है, ठीक है, तो हमें डाउट है कि नहीं ये अच्छा नंबर कैसे ला दिया, तो हम उसका फिर से टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट में उसने फिर से अच्छे नंबर प्राप्त कर लिए, तो हमें उस पर विश्वास हो जाएगा। तो मूल्यांकन क्या हो जाएगा? विश्वसनीयता हो जाएगा। ठीक है, और व्यवहारिकता में क्या है कि इसमें हम जो उसका वास्तविक व्यवहार है और उसका उसमें वो कुशल है कि नहीं, वो प्रयोग करने में सरल है कि नहीं, इसमें हम व्यवहारिकता अप्लाइड कर देंगे। ठीक है ना, प्रेडिक्टेड क्या बोलते हैं उसको, मतलब व्यवहारिकता में क्या होता है कि
वो अपने लाइफ में उसको प्रयोग कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है ना। और देखिए अगला क्या, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता मतलब जो ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि इस पे यह मूल्यांकन जब किया जाता है तो इस पे जो परीक्षक होता है यानी कि जो एग्ज़ाम ले रहा होता है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वस्तुनिष्ठ होता है, यानी जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिया गया है तो उसमें से आपको कोई क्वेश्चन है उसको चूज़ करना है, इसमें कौन सा सही है, तो इसमें मान लीजिए बी सही है तो बी पे टिक कर देगा या फिर उसको ब्लैक कर देगा। तो इसमें क्या होगा कि जो एग्ज़ामिनर होता है उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वस्तुनिष्ठता हो जाएगा। अब व्यापक में क्या होता है कि इसमें सारे गुणों को, जो बालक का सारा गुण होता है उसको मापा जाता है व्यापकता में, ठीक है। तो यह 5 स्टेज से मूल्यांकन किया जाता है, विशेषताएं हैं इनके, ठीक है फ्रेंड्स। बस यही छोटी सी टॉपिक है, आकलन और मूल्यांकन। आकलन क्या होता है, किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, और मूल्यांकन क्या होता है, जो जानकारी इकट्ठा की गई है उसमें गुण दोष का पता लगाना, ठीक है ना। बस इतना ही आपको समझना है। और थोड़ा सा इसमें ध्यान देने बात यह है कि सीखने का आकलन आ जाएगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग में तो योगात्मक होगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग रहेगा तो रचनात्मक रहेगा, असेसमेंट एज लर्निंग रहेगा तो स्वतः आकलन होगा, ठीक है ना। देखिए C-टेट में क्या होता है कि बहुत ही कॉन्सेप्ट पूछता है, ठीक है ना। तो इसमें हमें बच्चे को केंद्र में मानकर इसकी पेडागोजी को सॉल्व करना चाहिए। और जो इसमें बच्चा जो होता है वो सुप्रीम पावर होता है, उसी को हमें ध्यान में रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसके हित में बात कही जा रही हो, ठीक है। तो वो ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा करेक्ट रहेगा। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे किसी नई क्लास में, ठीक है। थैंक यू।